नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इसी पुस्तक का 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अंतिम दौर 2। अंतिम दौर 1 के सारे शीर्षकों का भावार्थ अपलोड किया जा चुका है और मुझे आशा है आप लोगों ने उसे ज़रूर देखा होगा। अब हम पाठ 7 में अंतिम दौर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक हैं जिन्हें मैंने अलग अलग भागों में बांटा है। आज हम इस पाठ का दूसरा शीर्षक पढ़ रहे हैं और ये शीर्षक भी अपने आप में बड़ा है, इसीलिए इस शीर्षक को 2 भागों में बांटा गया है। आज हम इस शीर्षक का पहला भाग देखेंगे और शीर्षक है राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी, गांधी का आगमन। तो आइए देखते हैं मध्य वर्ग की किस बेबसी की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं और गांधी जी के आगमन से कौन से बदलाव हमारे भारतवर्ष में आए थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले इसके शीर्षक को समझ लेते हैं। राष्ट्रीयता का मतलब तो आपको पता है, अपने राष्ट्र से संबंधित, और हम यहाँ पर अपने भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और शब्द है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है जब कोई ऐसा संपन्न या फिर ताकतवर राष्ट्र जो कि दूसरे राष्ट्र पर पूरी तरह से अधिकार जमा ले, वहाँ के सभी तरह के संसाधनों का उपयोग करने लगे और इसके साथ ही वहाँ के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो क्रियाकलाप हैं उनमें भी अपना हस्तक्षेप करने लगे। हस्तक्षेप का मतलब है वहाँ पर भी वो इंटरफेयर करने लगे। तो इस तरह से जो राष्ट्र अपना पूरा अधिकार दूसरे राष्ट्र के ऊपर जमा लेता है उस स्थिति को साम्राज्यवाद की स्थिति कही जाती है। और उस वक्त भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य जो था उसने पूरी तरह से साम्राज्यवाद यहाँ पर स्थापित कर लिया था। इसके कारण जो मध्य वर्ग था वो बिल्कुल अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था, लाचार महसूस कर रहा था। और यही वो समय था जब गांधी जी का आगमन होता है। भारत को आजाद करने के लिए जो लोगों के मन में गुस्सा, रोष भरा हुआ था, लेकिन उन्हें सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं था। उसी वक्त गांधी जी आते हैं और वो लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी परिस्थितियां उस वक्त हमारे देश में चल रही थी। वो जो समय था प्रथम विश्व युद्ध का समय था। और थोड़ी सी जानकारी मैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप लोगों को देना चाहूंगी। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। 28 जुलाई 1914 को ये शुरू हुआ था और इसमें वैसे तो बहुत सारे देश शामिल थे, लेकिन बड़े बड़े महाद्वीप जो इसमें शामिल थे वो थे यूरोप, एशिया और अफ्रीका। इसके अंतर्गत आने वाले बहुत सारे देशों के बीच में युद्ध हो रहा था। लेकिन इस प्रथम विश्व युद्ध का जो असर था वो पूरी तरह से भारत पर भी पड़ रहा था। यहाँ पर भारत में इसकी वजह से क्या बदलाव आ रहे थे? राजनीतिक उथल पुथल का दौर। ये वो समय था जब इस विश्व युद्ध की वजह से भारत की राजनीति में बहुत सारे बदलाव देखे जा रहे थे और कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस जो एक राजनीतिक पार्टी थी उसका भी विभाजन हो चुका था। विभाजन का मतलब है इस पार्टी के जो नेता थे उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट लिया था। एक भाग को नरम दल कहा गया था और दूसरे भाग को गरम दल कहा गया था। अब इस विभाजन का क्या कारण था ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उस वक्त भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी हमें यही संदेश दे रहे थे कि हमें स्वदेशी जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, विदेशी चीजों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। और यहाँ पर कांग्रेस के कुछ जो नेता थे वो यही कह रहे थे कि ये जो आंदोलन है सिर्फ भारतवर्ष में ही चलाया जाना चाहिए। लेकिन कुछ जो नेता थे उनका ये मानना था कि ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसे बंगाल में भी चलाया जाना चाहिए। इसी चीज को लेकर के लोगों के अंदर काफी मतभेद पैदा हो गया था और यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने अपने आप को 2 दलों में बांट लिया था। एक दल का नाम था नरम दल, दूसरे दल का नाम था गरम दल। इसके बाद है युद्ध में बनाए गए नियम और प्रतिबंध लागू। अब यहाँ पर इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे ऐसे नियम और कानून भी नए नए बनाए गए जिसमें कि बहुत सारी चीजों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, बहुत सारी चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। ये नियम भारतीयों के प्रतिकूल थे और ये जो सारे नियम बनाए गए थे ये कभी भी भारत के फेवर में नहीं थे बल्कि उनके प्रतिकूल थे, उनके अगेंस्ट थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का भरपूर प्रयोग किया गया। यहाँ पर अंग्रेज जो थे उन्होंने उस वक्त भारतीयों का, भारतीय सैनिकों का पूरी तरह से उपयोग किया। बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जिन्हें कि इस युद्ध को लड़ने के लिए भी भेजा गया। कुछ सैनिक तो ऐसे थे जो कि वापस लौटकर कभी भी नहीं आए। तो इस तरह से अंग्रेजों द्वारा अपने फायदे के लिए भारतीयों का भी प्रयोग किया जा रहा था। तो आइए आगे देख लेते हैं।
अब इसके बाद धीरे धीरे विश्व युद्ध की समाप्ति, विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। ये जो विश्व युद्ध की समाप्ति का जो समय था वो था 11 नवंबर 1918। करीब 52 मंथ्स, 52 महीनों तक ये युद्ध चला था और इसके बाद ये युद्ध जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया था। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बाद बहुत सारे बदलाव हमारे भारतवर्ष में आए थे। वो क्या था? भारतीयों को शांति और राहत की उम्मीद थी। यहाँ पर भारतीय जो लोग थे, भारतीय जो नेता थे, उन्हें ये उम्मीद थी कि इस युद्ध के समाप्त होने के बाद जो अंग्रेजी सरकार है वो हमें थोड़ी सी राहत देगी, थोड़ी सी हमें शांति देगी। इस राहत और शांति की उम्मीद क्यों की जा रही थी, इसका भी कारण मैं आपको बता दूं। भारतीय लोग जो थे उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया था ब्रिटिश सरकार को इस विश्व युद्ध को लड़ने में, और इस सहायता के बदले, इस समर्थन के बदले वो यही चाहती थी कि उनकी जो स्वराज की मांग है, उनकी आज़ादी की जो मांग है, उसे अंग्रेजी जो सरकार है वो पूरी करे। और इसी चीज़ को लेकर के उनको ये उम्मीद थी कि जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा, ब्रिटिश सरकार जो है वो ज़रूर कोई ना कोई शांति का संदेश लेकर के आएगी या हमें इस गुलामी से थोड़ी सी राहत मिले। अंग्रेजी सरकार से सही नीतियों और भारत के प्रगति की आशा, लोग पूरी तरह से आशावान थे, बिल्कुल भी ये उम्मीद कर रहे थे कि इस विश्व युद्ध में जो उन्हें भारतीय सैनिकों की, भारतीय लोगों की पूरी सहायता मिली है, पूरी मदद मिली है, उसके बदले सही नीतियां वो लेकर के आएंगे, सही नियम कानून लेकर के आएंगे और भारत जो है वो प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन भारतीय लोग जिस तरह की उम्मीद अंग्रेजी सरकार से कर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अंग्रेजी सरकार द्वारा दमनकारी नीतियों का आरंभ, लेकिन यहाँ पर उम्मीद से बिल्कुल विपरीत स्थिति सामने देखने को मिली और अंग्रेजी सरकार जो है ऐसी ऐसी दमनकारी नीतियां लेकर के आई जिससे कि भारतीय लोग और भी परेशान हो गए। दमनकारी नीति मतलब भारतीयों के शोषण की नीतियां बनाई गई, भारतीय लोगों का और ज्यादा शोषण करने के नियम कानून बनाए गए। पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब जो हमारा एक राज्य है वहां पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अब यहाँ पर ये मार्शल लॉ क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। मार्शल लॉ एक ऐसा कानून बनाया जाता है सरकार के द्वारा जिसके अंतर्गत सेना को किसी भी देश में या किसी देश के छोटे से हिस्से में इतने अधिकार दे दिए जाते हैं कि वो अपने हिसाब से उस राज्य को या उस देश को चला सके। जो भी फैसला लेना है वो सेना ही लेती है, इसमें सरकार जो है उन्हें ना तो रोकती है और ना ही किसी तरह का हस्तक्षेप करती है। तो इस तरह से पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इस मार्शल लॉ के कारण और ये जो दमनकारी नीतियां थी इसके कारण जनता में अपमान की कड़वाहट और क्रोध बढ़ गया। यहाँ भारतीयों की उम्मीद कुछ और थी अंग्रेजों से, लेकिन इस तरह की जो नीतियां बनने लगी, मार्शल लॉ लागू हो गया, इसके कारण जनता जो है बहुत ही अपमानित महसूस करने लगी। इतने सारे जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जानें दे दी, लेकिन उसके बदले भारतीयों को सिर्फ अपमान मिला और भारतीयों का मन जो है वो क्रोध से, अपमान से भर गया। तो आइए देखते हैं आगे क्या स्थिति होती है भारत की। अब इसके बाद जो भारत की स्थिति थी वो था देश का पौरुष कुचला जा रहा था। पौरुष का मतलब होता है आत्मसम्मान। जिस तरह से एक पुरुष का आत्मसम्मान होता है उसी तरह से जो हमारे देश का आत्मसम्मान था वो अंग्रेजों द्वारा कुचला जा रहा था, बिल्कुल नष्ट किया जा रहा था। शोषण और गरीबी बढ़ रही थी। हमारे देश में गरीबों का जो शोषण था और गरीबी की जो स्थिति थी वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। जीवन शक्ति क्षीण हो रही थी। क्षीण का मतलब होता है कम हो रही थी। लोगों के जीने की इच्छा जो है, आशा जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वे हिम्मत हारते जा रहे थे। मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी लोगों से बदलाव लाने की उम्मीद की जा रही थी। जो कमज़ोर लोग थे, जो कमज़ोर वर्ग था, जो निचले तबके के लोग थे, वो जो मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी में जो नेतागण थे या छोटे मोटे जो क्रांतिकारी थे, साथ ही साथ जो समाज सेवक थे, ऐसे लोगों से निम्न वर्ग के लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले समय में इनकी सहायता से या इनके द्वारा कोई ना कोई बदलाव ज़रूर लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इनकी स्थिति भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु वे भी हारे हुए उदासी में डूबे। वे भी अपने आप को हारे हुए महसूस कर रहे थे और साथ ही साथ वो भी पूरी तरह से उदासी में डूबे हुए थे। लेकिन यहाँ पर एक और वर्ग था, किसान वर्ग, दब्बू और भयभीत थे। यहाँ पर किसान जो वर्ग था उसकी स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही थी। जमींदार का डर, साहूकार का डर, अंग्रेजों का डर, सिपाहियों का डर, इसकी वजह से वो बिल्कुल दब्बू होते जा रहे थे। वो कभी भी किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे थे। मजदूरों की स्थिति भी खराब थी। किसानों की तरह मजदूर वर्ग के जो लोग थे उनकी स्थिति भी बहुत ही खराब थी, क्योंकि ना तो
उनका समर्थन करने वाला कोई था, ना उनकी सहायता करने वाला कोई था, सिर्फ उनका शोषण हो रहा था। उनसे पूरी तरह से काम करवाया जाता था और काम के मुताबिक उन्हें कभी भी मेहनताना भी नहीं दिया जाता था। तो इसलिए किसान वर्ग और मजदूर वर्ग जो थे, इनकी स्थिति सबसे ज़्यादा देश में खराब हो रही थी। आइए आगे देखते हैं। अब यही वो समय था जबकि गांधी जी का आगमन हुआ। मतलब गांधी जी भारत की इस राजनीतिक जो उठापटक चल रही थी, जो उथल पुथल मचा हुआ था, उसमें उन्होंने प्रवेश लिया। और ये जो गांधी जी थे, उनका प्रवेश बिल्कुल ताज़ी हवा के झोंके की तरह ही लोगों को लग रहा था। एक राहत की लोग सांस ले रहे थे, उनकी बातें लोगों को समझ में आ रही थी, लोगों में एक हिम्मत आ रही थी। जनता ने गहरी सांस ली। जनता ने जैसे ही गांधी जी के विचारों को जाना, उनके संदेशों को सुना, उससे जनता में एक उम्मीद जागी थी कि अब कोई ना कोई बदलाव जरूर आएगा। वे अवतरित नहीं हुए थे। अवतरित होना मतलब अचानक से प्रकट होना। ऐसा नहीं था कि वो भगवान के अवतार की तरह जमीन पर आए थे। भारत की करोड़ों की आबादी के बीच से आए थे। वो आम जनता के बीच से ही आने वाले एक आम जन थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो कोई बहुत महान नेता के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बिल्कुल आम आदमी की तरह ही लगते थे। वे आम जनता की ही भाषा बोलते थे। जैसा आम आदमी बोलता है, जिस तरह की समस्याओं के बारे में वो समझता है, बोलता है, उसी तरह की भाषा वो बोल रहे। अब इसके बाद है, गांधी के आगमन से भारतीयों के जीवन में आया परिवर्तन। गांधी जी के आने से भारतीयों के जीवन में किस तरह का परिवर्तन आया, ये हम इन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहला है, भारत की शोचनीय स्थिति की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। यहाँ पर भारत का एक ऐसा भी वर्ग है जिसका ध्यान गांधी जी ने भारत की शोचनीय स्थिति की ओर आकर्षित किया। शोचनीय स्थिति मतलब ऐसे वर्ग की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा था। अंग्रेज जो है सिर्फ उनका शोषण कर रहे थे, उनसे फायदा उठा रहे थे। तो ये जो वर्ग था, उसकी तरफ भारतीय जनता का ध्यान गांधी जी ने आकर्षित किया। और वो वर्ग था, मजदूरों और किसानों के भार को कम करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के जो मजदूर हैं और किसान हैं, जो कि सबसे ज़्यादा परिश्रमी लोग हैं, इनके भार को, इनकी जिम्मेदारियों को हमें कम करना है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी। किसानों से भारी टैक्स लिया जाता था और इतनी मेहनत और इतना परिश्रम करने के बाद भी किसान जो है, उसकी स्थिति कभी भी सुधरती नहीं थी। मजदूर भी बहुत ही परिश्रम करते थे, लेकिन उन्हें उसके हिसाब से ना तो तनख्वाह दी जाती थी और ना ही कोई सुविधा दी जाती थी। इतने परिश्रम के बाद भी इनकी स्थिति दिन बर दिन नीचे ही जाती जा रही थी। अपने परिवार को 2 समय का खाना भी नहीं दिला पा रहे थे। तो ये जो है, मजदूरों और किसानों का जो भार है, उनके ऊपर जो एक बोझ है, उसे कम करने के लिए गांधी जी ने कहा। मजदूरों और किसानों के शोषण से चल रही व्यवस्था को समाप्त करने को कहा। यहाँ पर उन्होंने यह बात साफ कही कि आज की जो व्यवस्था है, ब्रिटिश सरकार की जो व्यवस्था है, वो सिर्फ हमारे भारतीय मजदूरों और किसानों के शोषण से चल रही है। यहाँ पर इतना परिश्रम करने के बाद भी उनकी सारी जो मेहनत है, उसे निचोड़ करके ब्रिटिश सरकार अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। और ये जो शोषण है, इसी से ये व्यवस्था जो है चल रही है और इसे जल्दी ही समाप्त किया जाना चाहिए, इसे जल्दी ही खत्म किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था भारत की गरीबी और दुर्गति की जड़ थी। और उन्होंने यह भी साफ शब्दों में कहा कि ये जो व्यवस्था है, अब ब्रिटिश सरकार की ये जो व्यवस्था है, यही हमारे भारत की गरीबी और दुर्गति, बुरी स्थिति का मुख्य कारण है। जब तक इस बुरी व्यवस्था को हम समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारी स्थिति, भारत की स्थिति कभी भी सुधर नहीं सकती। तो इस तरह का संदेश गांधी जी ने लोगों को देना शुरू किया। आइए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर गांधी जी की शिक्षा का सार। अब यहाँ पर गांधी जी कुछ और भी शिक्षा लोगों को दे रहे थे, और जो पहले उन्होंने बातें कही थी, उसका क्या प्रभाव लोगों पर पड़ रहा था और वो क्या नई नई बातें लोगों को बता रहे थे। निडर रहने और सत्य को अपनाने की सीख। उन्होंने लोगों को अपने आप में हिम्मती बनने की सीख दी। उन्होंने यह कहा कि निडर रहो, हम अपने देश में रह रहे हैं, हम किसी दूसरे देश में नहीं रह रहे हैं, हमें निडर रहना चाहिए, हमें किसी से डरना नहीं है। और साथ ही साथ सत्य को अपनाओ, हमेशा सच बोलो, सच के रास्ते पर चलो, इसी से संबंधित कर्म करना चाहिए। और निडर रह करके और सत्य के रास्ते पर चलने वाले कर्म ही हमें करने चाहिए। कभी भी अपने आप को गलत कर्म में या गलत रास्ते पर नहीं ले जाना है। अंदर के भय को निकालो। उन्होंने कहा, जो तुम्हारे अंदर एक भय व्याप्त है, एक जो भय समाया हुआ है, डर समाया हुआ है, उसे तुम्हें सबसे पहले निकाल करके बाहर फेंकना होगा। अब ये जो डर था, ये किस किस का डर था? भारतीयों के मन में आखिर किन चीज़ों का डर बैठा हुआ था? और वो डर था दमनकारी नीतियों का भय। दमनकारी नीतियां, ऐसे ऐसे नीति नियम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे जो कि सिर्फ भारतीयों के शोषण के लिए ही बनाए जा रहे थे। और इन नीतियों का, इन दमनकारी नियमों का भारतीयों को बहुत
डर था, वो कभी भी इन नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर इन दमनकारी नीतियों का भय उनके अंदर समाया हुआ था। सेना पुलिस का भय, जो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार की जो सेना थी, पुलिस थी, इनका भी बहुत ज़्यादा भय लोगों के अंदर था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा भारतीय लोगों पर अत्याचार करती थी कि उसे सह पाना भारतीयों के लिए बहुत ही मुश्किल था। दम घोटू नियमों का भय, ऐसे ऐसे नियम बनाए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कि लोगों का दम घोट रहे थे, उनकी सांसें घुट रही थी, और ऐसे नियमों का भय भी उन्हें बहुत ज़्यादा था। ब्रिटिश अफसरों का भय, ब्रिटिश अफसर इतने क्रूर होते थे कि उनका भय भी लोगों के अंदर समाया हुआ था। उन्हें पता था कि बस एक गलती अगर हम करेंगे तो हो सकता है हमारे पूरे परिवार को इस गलती की सज़ा भुगतनी पड़े। इसी चीज़ का भय उनके अंदर समाया हुआ था। बेकारी और भुखमरी का भय, अब यहाँ पर बेकारी, अगर छोटा मोटा वो काम भी करते हैं तो अगर एक गलत कदम हमारा उठता है या किसी नियम को हम तोड़ते हैं तो हम बेकार हो जाएंगे, मतलब हमारे जो पूरा काम धंधा है वो चौपट हो जाएगा और हमारा परिवार जो है वो भुखमरी से जूझने लगेगा। तो ये सारे जो भय थे भारतीयों के मन में कहीं अंदर तक जमे हुए थे। जमींदारों के कारिंदों का भय, जमींदार, हर गांव में एक जमींदार बैठा हुआ था जो कि किसानों से कर वसूल करता था, टैक्स वसूल करता था। उसमें से कुछ भाग वो खुद रखता था और एक बड़ा भाग ब्रिटिश शासन था उसे देता था। तो यहाँ पर समय पर अगर कर न दिया गया तो जमींदार के जो कर्मचारी होते थे जिन्हें वो कर वसूली के लिए इस्तेमाल करता था, उन कारिंदों का भी उन्हें बहुत भय होता था, क्योंकि यहाँ पर किसी भी हालत में किसानों को ये जो कर था, टैक्स था, वो देना ही पड़ता था। अगर वो टैक्स देने से मना करते तो उन्हें कभी कभी मौत के घाट भी उतार दिया जाता था। तो जमींदारों का भी भय था, कारिंदों का भी उन्हें बहुत ज़्यादा भय था। ब्रिटिश सरकार के खुफिया विभाग का भय, अब यहाँ पर खुफिया विभाग जो है बहुत ही गुप्त रूप से काम करती थी ब्रिटिश सरकार के लिए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश सरकार के खुफिया विभाग में सिर्फ अंग्रेज थे, ये वही भारतीय थे जो कि अपने ही भाइयों से गद्दारी कर रहे थे। यहाँ पर अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी योजना लोग बनाते थे तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा खुफिया विभाग का कोई आदमी होता था जो ब्रिटिश सरकार से मिला होता था, वो ये सारी जानकारी जाकर के ब्रिटिश अधिकारियों को दे देता था। उसके बाद जो इस योजना से संबंधित जो लोग होते थे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के जो खुफिया विभाग के लोग थे उनका भी भय लोगों के अंदर समाया हुआ था। साहूकार का भय, हर गांव में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता था जो कि मजबूर किसानों को कर्ज देता था, उधार देता था, और अगर ये उधार समय पर न चुकाया जाए तो उन पर अत्याचार किया जाता था, उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती थी। इस तरह का काम वहाँ पर किया जाता था। तो इस तरह से साहूकार का भय भी लोगों के मन में बैठा हुआ था। तो इतने सारे ऐसे लोग थे समाज में जिनसे डर करके भारतीय लोग बैठे हुए थे। लेकिन जब गांधी जी सामने आए तो उन्होंने शांत किंतु दृढ़ आवाज में लोगों को संदेश दिया। उन्होंने बहुत ही शांत भाव से लेकिन मजबूती के साथ एक दृढ़ आवाज में उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया कि डरो मत, किसी से भी डरो मत, बिल्कुल भी ये डर जो है अपने मन से निकाल दो, तभी हम भारत के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने आप को इस गुलामी से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से गांधी जी की शिक्षा और जो उन्होंने संदेश दिया था लोगों को वो इस तरह का था। तो आइए आगे देखते हैं। इसके आगे है जनता में आए मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। अब गांधी जी के संदेश, गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर के जो भारतीय जनता थी उसके अंदर मनोवैज्ञानिक परिवर्तन देखे जाने लगे। उनका मन, उनका विचार जो अलग तरीके से सोचने लगा। अब ये क्या परिवर्तन थे? गांधी जी की आंशिक बातों को माना गया। आंशिक मतलब कुछ बातों को, पूरी बातों को जनता ने नहीं माना, कुछ बातों को वो सोचने लगी, वो मानने लगी। भय कम होने लगा। एक जो इतने सारे लोगों का जो भय उनके मन में समाया हुआ था, चाहे वो ब्रिटिश प्रशासन हो, चाहे सेना हो, पुलिस हो, ब्रिटिश अधिकारी हो, जमींदार हो, साहूकार हो, ये सारे लोगों का भय जो है अब भारतीय लोगों के मन से कम होने लगा। पूरी तरह नहीं परंतु आश्चर्यजनक मात्रा में। ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि ये जो भय है वो पूरी तरह से चला गया हो, लेकिन फिर भी बहुत ही आश्चर्यजनक मात्रा में ये भय जो है लोगों के मन से निकल गया। व्यापक परिवर्तन दिखने लगे। व्यापक मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन लोगों के व्यवहार में, लोगों के सोचने के ढंग में, विचारने के ढंग में दिखने लगा। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। अब मन से लोग मजबूत हो रहे थे। जिस तरह से पहले वो मन में उनके भय समाया हुआ था, मन से वो डरे हुए थे, किसी भी तरह का सोच विचार वो नहीं कर पाते थे, किसी तरह का फैसला वो नहीं ले पाते थे, ये सारी चीजें परिवर्तित होती हुई नजर आने लगी। कुछ लोगों का तो पूरा जीवन ही बदल गया और यहाँ पर
कुछ लोग थे उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे गांधी जी के विचारों से, संदेशों से इतना ज्यादा उनमें प्रभाव पड़ा कि उनका पूरा जीवन ही बदल गया। कुछ लोगों पर आंशिक प्रभाव पड़ा, कुछ लोगों का जीवन बदल गया, वहीं कुछ लोगों पर गांधी जी के संदेश का थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य पड़ा। गांधी जी ने भारत के करोड़ों लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित किया। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के करोड़ों लोगों पर अपना प्रभाव डाला। भले ही वो कुछ लोगों में कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन अलग अलग तरीके से वो ज़रूर प्रभावित हुए गांधी जी के विचारों से, गांधी जी के संदेश से। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस परिवर्तन का अलग जवाब था, और ये जो परिवर्तन हो रहा था लोगों के विचारों में, मन में, इस परिवर्तन का अलग रीज़न था, अलग जवाब था उनके मन में। वो अलग अलग रीज़न से, अलग अलग कारणों से अपने अंदर परिवर्तन महसूस कर रहे थे। तो इस तरह से गांधी जी का आना जो था वो एक बहुत बड़ा बदलाव था, भारत के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत सारी चीज़ें आगे बदलने वाली थी और इस बदलाव की शुरुआत जो है वो देखी जा रही थी। इस शीर्षक का पहला भाग आज आप लोगों ने देखा। इसी शीर्षक में जो आधा बचा हुआ भाग है उसका वीडियो भी आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। आशा है राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी, गांधी का आगमन, इसका पहला भाग आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो भाग है वो भी हम बहुत जल्द देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।